सभी को नमस्कार। मैं मेहुल अरोरा। आज आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की प्लीजिंग पर्सनालिटी मधुर व्यक्तित्व की कार्यशाला में। ओमकार प्रार्थना के लिए मैं श्याम भैया को बुलाना चाहूँगा। अपनी कमर भाग सीधा रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। तीन ओमकार। ओ। 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 ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हैं अरविंद जी भट्ट। उनका परिचय देने के लिए मैं कनिका दीदी को बुलाना चाहूँगा। कनिका दीदी। सभी को नमस्कार। जैसा कि आज के हमारे सत्र के मुख्य वक्ता श्री अरविंद जी भट्ट हैं। आदरणीय श्री अरविंद जी भट्ट, आप एक जाने माने व्यक्तित्व निर्माण विशेषज्ञ और प्रेरक ओजस्वी वक्ता हैं। आप विगत 30 से भी अधिक वर्षों से कम्युनिकेशन स्किल्स, समय व्यवस्थापन, नेतृत्व, निर्णय शक्ति, ऐसे अनेक व्यवस्थापन और व्यक्तित्व निर्माण के विषयों पर युवाओं, कंपनियों, व्यवसायियों, अधिकारियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देते रहे हैं। आपकी संवाद नामक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें प्लीजिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप विवेकानंद केंद्र के कार्य से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और आपने विवेकानंद केंद्र विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश और आसाम के विद्यार्थियों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण सत्र लिए हैं। तो मैं आदरणीय श्री अरविंद जी भट्ट को निवेदन करूंगी कि वे हमें प्लीजिंग पर्सनैलिटी विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करें। अरविंद जी भट्ट के मार्गदर्शन से पहले गीत गीत के लिए मैं हरि भैया को बुलाना चाहूँगा। हरि भैया। चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता मानवता के खातिर जग में होकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मग में। जो तान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। आहार नींद और भैल सा असुरों की भी तो रीत यही इतने को ही जीवन समझे मानवता की यह रीत नहीं। जो धर्म समर्पित कर्म करे अपने को दिव्य बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है उठो देव आदर्श बनो असुरों के भय की मूर्ति बनो। युग युग करता तुम्हें नमन तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र भावी भवितव्य निभाना है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है।
धन्यवाद हरि भैया। आप सबको ऊर्जा से भरने के लिए मैं वैभव भैया को बुलाना चाहूंगा विवेक वाणी के लिए। वैभव भैया। बड़े से बड़े मनुष्य तथा तुम्हारे पैर के नीचे रेंगने वाले कीड़े में भेद है। भेद होता है केवल अज्ञान से, क्योंकि उस छोटे से रेंगते हुए कीड़े में भी अनंत सत्य वही ज्ञान की शुद्धता है। यहाँ तक कि अनंत भगवान विद्यमान है। अंतर यही है कि उसमें यह सब अव्यक्त रूप में आवश्यकता इसी को व्यक्त करने की भारत वर्ष को यही एक महान सत्य संसार को सिखाना है। ये अन्यत्र है ही नहीं है। यही आध्यात्मिकता है, यही आत्मविज्ञान है। स्वामी विवेकानंद। आज का सत्र शुरू करते हुए मैं अरविंद जी भट्ट को बुलाना चाहूंगा और हमें मार्गदर्शन देने के लिए। अरविंद जी। धन्यवाद धन्यवाद मेहुल। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा का विषय है मधुर व्यक्तित्व, भगवान श्री कृष्ण, प्लीजिंग पर्सनालिटी, लॉर्ड श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में अलग अलग युग में अलग अलग महापुरुष हुए हैं, लेकिन मधुर शब्द सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया गया। सतयुग में सत्यवादी हरिश्चंद्र, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम कर्तव्य परायण राम, द्वापर में मधुर व्यक्तित्व, मनोहारी व्यक्तित्व, मनोग्राही व्यक्तित्व, सुदर्शन व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण। उनके जीवन से मधुरता कहां कहां कैसे कैसे दृष्टिगत होती है, इस पर चर्चा में थोड़ी देर बात करता हूं। पर पहले मधुर व्यक्तित्व इस शब्द को परिभाषित कर लिया जाए। पर मधुर व्यक्तित्व की बात करने के पहले बात की जाए व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? अनेकों परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन सीन एज ए होल मेक हिम ए पर्सनैलिटी। किसी व्यक्ति में जो गुण और विशेषण दृष्टिगत होते हैं, समाज उसे वैसा ही व्यक्तित्व मानता है। वो ऐसा है या नहीं, समाज उसे वैसा ही मानता है। और बड़ी विचित्र विडंबना है कि पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज इन रेफरेंस टू द सोसाइटी। मैं क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, समाज मुझे कैसे पहचानता है यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और यह बहुत दुर्भाग्यशाली है। इसका संशोधन मैं आगे की परिभाषा में करूंगा। और अंग्रेजों द्वारा दी गई मूल परिभाषा पर्सनैलिटी, ये शब्द पर्सनैलिटी मूल अंग्रेजी शब्द परसोना से निकला। और आप में से अधिकांश लोग जानते हैं परसोना मतलब मुखौटा, आवरण। केश, वेश और परिवेश व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करता है, कहती है अंग्रेजी भाषा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन सीन एज ए होल। ये सच नहीं है, पर यह स्वीकार्य है। हम लोगों से जब पहली मुलाकात होती है या छोटी मुलाकात होती है, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में धारणा बनाते हैं। उनको देखकर मन में एक परसेप्शन आ जाता है। पर्सनैलिटी इज परसेप्शन अबाउट अस इन द माइंड ऑफ अदर्स। इसलिए हमारा केश, वेश और परिवेश महत्वपूर्ण हो गया है। जब पहली बार मैंने व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में भाग लिया था सन 1975, लगभग 45 वर्ष पूर्व, फादर मैनोन्जा फ्रॉम जेवियर्स अहमदाबाद, वो मेरे फैकल्टी मेंबर थे, आदरणीय प्रशिक्षक थे। और उन्होंने जब ये परिभाषा दी तो उस समय मैं जरा उद्दंड छात्र हुआ करता था। मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा, फादर आप अंग्रेजों की संस्कृति हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, ये पर्सनैलिटी शब्द अंग्रेजी का है, इसलिए पर्सोना के रूप में इसको परिभाषित अंग्रेज करते हैं। उनकी संस्कृति में किसने क्या पहना है, कैसे खड़ा है, कैसे चल रहा है, हाथ में छड़ी है, 3 पीस सूट और टाई है, तो इलीट क्लास, संभ्रांत व्यक्ति है। और अगर साधारण कपड़े पहन रखे हैं तो शायद कोई मजदूर है। क्योंकि आपके यहां पर्सोना में, आपके यहां नहीं, अंग्रेजी भाषा में पर्सोना से बना है पर्सनैलिटी। भाषा संस्कृति का परिचायक होती है।
उनकी संस्कृति में सो कॉल एटिकेट मैनर्स जो दिखाए जाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी डिक्शनरी में सबसे पहली परिभाषा यही मिलती है, व्यक्ति देखने में जैसा लगता है उसे वैसा ही व्यक्तित्व माना जाता है। फादर मनोजा ने मुझसे पूछा, तुम क्या मुझे कोई उदाहरण दे सकते हो किसी व्यक्ति का जो देखने में ऐसा नहीं लगता जैसा है? मैंने कहा, सर इतिहास की बात करूं तो महात्मा गांधी। बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, महात्मा गांधी वॉज ए रेनाउंड पर्सनैलिटी। और मैंने कहा देखिए, कृशकाय शरीर, वो गोल लेंस का चश्मा, वो अधनंगा फकीर कहा था उसे लॉर्ड चर्चिल ने, और वो अधनंगा फकीर दुनिया का महान व्यक्तित्व बना। मैंने कहा दूसरा उदाहरण अष्टावक्र का, वो महान तपस्वी जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा, जब राजा जनक की सभा में जाकर कहता है, राजन मैंने सुना कि आपकी सभा में विद्वजन हैं, मैं उनके साथ शास्त्रार्थ और चर्चा करना चाहता हूं। राजा मुस्कुरा दिए और वहां बैठे विद्वान हंस दिए। और आप में से अधिकांश लोग जानते हैं अष्टावक्र ने कहा था, राजन मैं लौट रहा हूं क्योंकि तुम्हारी सभा में विद्वजन नहीं है, यहां तो मरे हुए पशु की चमड़ी और हड्डियों का सौदा करने वाले पेशेवर व्यापारी बैठे हैं। राजा ने कहा, व्हाई डिड यू कॉल देम बूचर्स, हाइड एंड स्किन सेलर्स? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि वो हंसे। उन्होंने क्या देखा? मेरा केश वेश परिवेश देखा, मेरा व्यक्तित्व नहीं देखा। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की और मेरे बारे में एक धारणा बना ली क्योंकि मैं 8 जगह से शरीर मेरा टेढ़ा है। और तब जो ज्ञान दिया अष्टावक्र ने, जैसे हर कोई जानता है, अष्टावक्र गीता के रूप में, राजा जनक ने उनके चरण पकड़ लिए और अपने आप को उनका शिष्य बना दिया। तो फादर मनोजा बोले, मिस्टर भट्ट कल से मेरी क्लास में आप गांधी की वेशभूषा में आ सकते हैं। मैंने कहा सर ये तो संभव नहीं है, लोग पागल कहेंगे, बच्चे कंकड़ मारेंगे। बोले गांधी को पागल नहीं कहते तो कंकड़ नहीं मारते थे। मैंने कहा सर वो तो महात्मा गांधी थे ना। फादर मनोजा हंसे और बोले, अरविंद जिस दिन तुम महात्मा गांधी का स्तर छू लो, जिस दिन तुम अष्टावक्र जैसे विद्वान बन जाओ, उस दिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा केश वेश परिवेश कैसा है। लेकिन जब तक तुम वो स्तर नहीं पा लेते, तब तक समाज पहली मुलाकात में और छोटी मुलाकात में तुम्हें देख कर ही तय करेगा कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है। ये कड़वा सच है। लेकिन इसके बाद फादर मनोजा ने एक सुधार किया, ये परिभाषा व्यक्तित्व की मैंने कही जरूर है, पर व्यक्तित्व की नहीं है। ये परिभाषा है एक्सटर्नल पर्सनालिटी की, बाह्य व्यक्तित्व की। हमको देखकर ही हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, हमारी भाषा, हमारा शब्दों का चयन, हमारे हाव भाव, ये सब देखकर ही हमारे बाह्य व्यक्तित्व के बारे में धारणा बनती है। लेकिन व्यक्तित्व सिर्फ बाह्य नहीं होता, बल्कि सही बात तो कि व्यक्तित्व अधिकांशतः आंतरिक होता है। इट इज अवर इंटरनल पर्सनालिटी which is depicted in our external personality. So Father Manoj ने अगली परिभाषा दी internal personality की, distinctive, especially socially attractive and acceptable qualities make us a personality. हमारे भीतर कोई ऐसा गुण जो हमें औरों से अलग करता है, भीड़ से अलग करता है, और वो गुण समाज को आकर्षित भी करता है। ये महत्वपूर्ण है। एक्सेप्टेबल, आकर्षित करने के अलावा एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य भी है। हम में कोई ऐसा गुण होना चाहिए जो हमें औरों से अलग करता है और वो समाज को आकर्षित ही नहीं करता है, स्वीकार्य भी है। क्योंकि अगर स्वीकार्यता की शर्त में नहीं मानूंगा तो हो सकता है कल से मैं समाज में जब जाऊं तो 2 पांवों की चलने की बजाय उल्टा होकर, शीर्षासन होकर, हाथों के बल चलूं। आई एम डिफरेंट, मैं औरों से अलग हूं। मैं नौजवान बच्चों से कहता हूं, इंटरव्यू देने जाओ, गले में रुमाल डाल के गांठ लगा के जाओ और जाके इंटरव्यू से कहो, चलता है क्या खंडाला? आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं। और यकीन मानिए ये हाथों पे चलने वाला गुण आकर्षण रखता है। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कहेगी पागल हो गया अरविंद भट्ट, क्योंकि ये स्वीकार्य नहीं है। मुझे स्वयं की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। ईश्वर ने हर किसी को कुछ प्रतिभा के साथ जन्म दिया है। मुझे स्वयं की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। आई हैव टू आइडेंटिफाई माय टैलेंट and refine that talent to that extent that my name is identified by that particular talent. Then
आई एम ए स्ट्रोंग पर्सनैलिटी इंटरनली। जब मैं अपनी आंतरिक प्रतिभा और गुण और विशेषण को पहचान लेता हूं और उसे इतना परिवर्तित, परिमार्जित और परिवर्धित करता हूं कि जब भी मेरा नाम लिया जाए उस गुण की चर्चा की जाए, या जब भी उस गुण की चर्चा हो तो मेरा नाम हो। गायन की बात हो तो लता जी का नाम होगा, क्रिकेट की बात करें तो सचिन का नाम होगा, अभिनय का नाम करें तो अमिताभ बच्चन का नाम होगा। इस तरह यदि व्यक्ति अपने भीतर छुपी प्रतिभा को पहचान कर उसे उस उत्कर्ष पर ले जाए जहां समाज जब भी उसकी चर्चा करे उसके उस गुण की चर्चा अवश्य करे, या जब भी उस गुण की चर्चा करे उसकी चर्चा अवश्य करे, तो वह आंतरिक रूप से एक मधुर व्यक्तित्व है, इंटरनल पर्सनैलिटी। ये दो विभागों में बांट दिया मैंने, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी एंड इंटरनल पर्सनैलिटी। तीसरा होता है सर्कमस्टेंशियल पर्सनैलिटी। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और हम अपनी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें कोई प्रतिभा नहीं है, पर चूंकि वो किसी खानदान विशेष के चिराग हैं इसलिए किसी खास मुकाम पर बैठे हैं, वो सर्कमस्टेंशियल पर्सनैलिटी। और दुर्भाग्य से इस व्यवहारिक जगत में समटाइम्स सर्कमस्टेंशियल पर्सनैलिटी ओवरराइड्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। बाह्य व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व, परिस्थिति जन्य व्यक्तित्व, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बनती है, होलिस्टिक डेफिनेशन पर्सनैलिटी की, और वो है अर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल, psychological, emotional, intellectual and spiritual qualities as presented to others। इन सभी गुणों का अर्जन और इनका स्वयं में संयोजन या समायोजन और उनका समाज में प्रस्तुतिकरण हमें व्यक्तित्व प्रदान करता है। अर्जन, समायोजन और प्रस्तुतिकरण, तीन शब्द महत्वपूर्ण है इन गुणों के बारे में। ये गुण, इन गुणों का अर्जन, इन गुणों का संयोजन, समायोजन और इनका समाज में हमारे द्वारा प्रस्तुतिकरण, ये हमें व्यक्तित्व प्रदान करता है। अर्जन और संयोजन, अर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये गुण क्या है? फिजिकल क्वालिटीज, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। मधुर व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण, व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्ति देखने में जिन गुणों और विशेषणों का धनी होता है उसे वैसा व्यक्तित्व माना जाता है, किंतु ये बाह्य व्यक्तित्व है। आंतरिक व्यक्तित्व, हमें स्वयं में ऐसा गुण होना चाहिए जिसे हम इतना परिमार्जित और परिवर्तित कर लें कि जब भी हमारे बारे में चर्चा हो, उस गुण की चर्चा हो, तो हम आंतरिक रूप से अपने व्यक्तित्व को मजबूत बना चुके हैं। लेकिन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, होलिस्टिक डेफिनेशन, इस डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। फिजिकल क्वालिटीज, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, इमोशनल क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। भौतिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण, भावनात्मक गुण, बौद्धिक गुण और आध्यात्मिक गुण। हमारे यहाँ तो हमेशा तीन चीजें मानी जाती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, इन तीनों को जोड़ लें गुणों को अगर, तो एक होलिस्टिक डेफिनेशन बन जाएगी। तो भौतिक गुण, फिर से वही एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, केश वेश परिवेश, द टॉक, द वॉक, द पोस्चर, द जेस्चर्स, द लैंग्वेज, द कान ऑन स्पीच, ये सब फिजिकल क्वालिटीज है। Psychological qualities. Psychologically, a person is a pleasing personality if he doesn't get depressed when he fails and doesn't get mad when he succeeds. मनोवैज्ञानिक रूप से वो व्यक्ति मधुर व्यक्तित्व का धनी है जो असफल होने पर हताश और निराश नहीं होता और सफल होने पर पागल नहीं होता। Life is a roller coaster. Sometimes we touch the sky and sometimes we hit the bottom. जीवन एक ऊपर नीचे जाने वाला झूला है, कभी तो हम अर्श पर होंगे और कभी हम फर्श पर गिरे होंगे, कभी तो हम उत्कर्ष पर होंगे और कभी हम भूमि पर होंगे। जो भूमि पर गिरने पर हताश, निराश, कुंठित और अवसाद ग्रसित नहीं हो, और जो आकाश को छूते समय जिसके दिमाग में सफलता नशा बनकर न चढ़ जाए, वो मनोविज्ञान की दृष्टि में मधुर व्यक्तित्व है। कहा था स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, असफलता की चिंता मत करो, वे तो जीवन का सौंदर्य है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। फेल्योर इज पार्ट ऑफ लाइफ। इन फैक्ट फेल्योर इज ओनली अ बिटर एक्सपीरियंस। वी डोंट फेल टिल वी डोंट एक्सेप्ट दैट वी आर डिफीटेड। हम तब तक
असफल नहीं होते जब तक हम ये ना मान ले कि हम पराजित हो गए हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि में टू फेल इज नॉट सिन, सिन इज टू बी एफर्टलेस। असफल होना पाप नहीं है, पाप है प्रयासहीनता। सफल व्यक्तियों के इतिहास में झांकेंगे तो हम पाएंगे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो बहुत मधुर और मजबूत व्यक्तित्व थे, क्योंकि उन्होंने अपनी हर असफलता को सफलता की मंजिल तक पहुंचने के पायदान में तब्दील किया। They transformed the failures into stepping stones to climb the ladder of success. Emotional qualities, भावनात्मक गुण। एक मधुर व्यक्तित्व भावनात्मक गुण रखता है, संवेदनशील होता है, लेकिन साथ ही भावनाओं के ज्वार में बहता नहीं है। One doesn't have to sway away in emotions. If we sway in emotions, we are emotional fool. यदि हम भावनाओं के ज्वार में बह जाएंगे तो हम इमोशनल फूल हैं, बेवकूफ हैं। If somebody cheats us once, deceives us once, okay, you may forgive him, pardon him. But if he deceives us second time or third time, we deserve it. यदि कोई हमें बेवकूफ बनाता है, हमारा शोषण करता है, हमें धोखा देता है एक या दो बार, हो सकता है हम अपने और उसके संबंधों को मान देते हुए इसे सहन कर लें, उसे क्षमा कर दें। पर अगर वो लगातार हमें धोखा देता है, हमसे झूठ बोलता है और हम उसे सहन करते हैं, तो हम इसी लायक हैं, इमोशनल फूल हैं। वी डोंट हैव टू स्वे अवे इन इमोशन। भावना के ज्वार में बहना नहीं है, लेकिन भावुक होना है, संवेदनशील होना है, अपने सराउंडिंग के लिए, अपने वातावरण के लिए, परिजनों के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए। जैसी परिस्थितियां कोरोना काल में हो रही हैं, हम अपने अपने स्तर पर जो कुछ कर सकें अपने आसपास के लोगों के लिए, ऐसा करते हैं तो इमोशनल हैं। लेकिन कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। प्लीज नो, कहने को अच्छा लगता है, घर फूक के तमाशा मत देखिए। डोंट बी इमोशनल फूल। इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, बौद्धिक गुण, इनकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से हम जो बुद्धि प्राप्त करते हैं, मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि की बात कर रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। क्योंकि मुझे कहते हुए जरा संकोच हो रहा है कि हर शिक्षित व्यक्ति बुद्धिमान हो, यह आवश्यक नहीं है। There are many educated people who are not intellectual, and there are many intellectual people who are not educated at all. Unfortunately, our education system doesn't have a direct nexus with our knowledge. हमारे ज्ञान और हमारे शिक्षा का आज के स्थिति में शायद कोई संबंध रहा ही नहीं है, या संबंध बहुत कमजोर हो चुका है। तो मैं इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज कह रहा हूं, जो कि अनौपचारिक स्रोतों से, माता से, पिता से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, समाज के बुजुर्गों से भी मिलती है, उसकी भी बात कर रहा हूं। स्पिरिचुअल क्वालिटीज, बहुत चर्चा हो सकती है इस पे, मैं जरा सा संक्षेप में कहूंगा। आध्यात्मिक होना इतना ही काफी है। मैं अपनी जाति और अपनी धर्म से प्यार करूं, मेरा कर्तव्य है और मेरा अधिकार है, किंतु मैं हर जाति और हर धर्म का मान करूं तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना, किसी युग में एक ही शब्द होता था, एक ही अर्थ होता था। आज की परिस्थितियों में धार्मिक होना धर्मांध होना हो गया है और आध्यात्मिक होना मानवीयता हो गई है। इसलिए इन दोनों में अब अंतर करना पड़ता है। मैं केले को प्यार करूं, ये स्पिरिचुअलिटी है, और केले के छिलके को प्यार करूं, ये धार्मिकता है। धार्मिक होना अच्छी बात है, पर स्पिरिचुअल होना बेहतर बात है। और एक मधुर व्यक्तित्व स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या करना चाहिए, बहुत बातें हो सकती है। मैं सिर्फ यह कहूंगा, दिन में 2 बार 10 मिनट एक काम किया जाए। क्या काम, मैं अंत में बात करूंगा, जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे ले जाएगा। फिलहाल अगर स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ते रहे, हम अध्यात्म से जुड़ा हुआ साहित्य पढ़ते रहे, तो भी काफी है। स्वामी शिवानंद जी की किताब है मानसिक शक्ति या विचार शक्ति, थॉट पावर। योगी परमहंस योगानंद जी की किताब है योगीज बायोग्राफी। और विवेकानंद केंद्र में की लाइब्रेरी में तो ऐसी आध्यात्मिकता से भरी पड़ी ज्ञान की पुस्तकें हमारे पास बहुत हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस परिभाषा में, इन गुणों का अर्जन और संयोजन अपने आप में करना काफी नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? We also have to learn the skill of presenting it to others.
हमें अपने गुण समाज में प्रस्तुत करने भी आने चाहिए। और यहां शब्द है प्रस्तुत, प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन नहीं। एग्जीबिशन ऑफ क्वालिटीज नहीं कहा गया है, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटीज। मजेदार बात यह है कि हम में से बहुत से लोगों में गुण हैं, लेकिन वो संकोच करते हैं और इन गुणों को संकुचन कर लेते हैं, इनहिबिशन कर लेते हैं। जो इनहिबिशन कर लेते हैं, गुण होने के बावजूद स्वयं को मधुर व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं कर पाते। जो एग्जीबिशन करते हैं, वो ये गुण उनमें हैं, लेकिन जरा ज्यादा ही हैं। इनके लिए शालीन शब्द है ओवर कॉन्फिडेंस। और मैं कहता हूं मेरे मित्रों से, शब्द मत काम में लीजिए, इसकी जगह शब्द काम में लीजिए एरोगेंट। क्योंकि जब हम नौजवान बच्चों से कहते हैं यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, तो उसके मन में आता ओवर है तो क्या, कॉन्फिडेंट तो है। तो उनको समझाना पड़ेगा आप अति आत्मविश्वास ही नहीं हो, आप झष्ट हो, ढीठ हो, बदतमीज हो, बिकॉज यू कीप ऑन एग्जिबिटिंग योर क्वालिटी। व्हाई कांट पीपल प्रेजेंट देयर क्वालिटीज? एग्जिबिट क्यों कर जाते हैं? अपने आप को बेहतर बताने के लिए। जो लोग इंफीरियरिटी के शिकार होते हैं, अपने आप को बेहतर बताने के लिए एग्जिबिट करने लगते हैं। और जो इंफीरियरिटी के शिकार हैं, वास्तव में वो इनहिबिशन के शिकार हैं, पर उसको पार पाने के लिए वो नाटक करते हैं, नाटकीयता लेके आते हैं जीवन में, लाउड हो जाते हैं। तो मैं यहां एक बात करूंगा, हम अपने गुण प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण है व्हाई कांट वी प्रेजेंट अवर क्वालिटीज टू अदर्स? है गुण पर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं क्योंकि शाइनेस के शिकार हैं, संकोच के शिकार हैं। और शाइनेस क्यों आ जाती है हमारे भीतर? अवर हर्ड, रेड और सीन, विटनेस्ड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ फेलियर। हमारे सुने हुए, पढ़े हुए और खुद अपनी आंखों से देखे हुए कटु अनुभव असफलताओं के हमें संकोच का शिकार कर देते हैं। किसी से सुन लिया, और इंटरव्यू बहुत खतरनाक होते हैं, जान निकाल देते हैं, खून पी लेते हैं। कहीं पढ़ लिया, ऐसा करने में ये तकलीफें हैं। किसी को असफल होते हुए देख लिया और हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, उसको अपने ऊपर इंपोज कर लिया, हम संकोच के शिकार हो जाते हैं। ये संकोच 4 स्तर पे होता है। There are 4 spectrums of shyness: normal shyness, extreme shyness, social phobia and severe social phobia. मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, मुझे मधुर व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण की जीवन चरित्र की बात करनी है, पर उनके जैसे जटिल जीवन चरित्र को अच्छी तरह समझने के लिए थोड़ा पहले सहज हो जाए, तो भूमिका बांध रहा हूं। नॉर्मल शाइनेस, विश्वा देवी मुझे टोकते रहे अगर आवाज या स्लाइड सामने नहीं आती है तो। जी भैया एकदम बढ़िया है, एकदम। थैंक यू। नॉर्मल शाइनेस, एक्सट्रीम शाइनेस, सोशल फोबिया, सीवियर सोशल फोबिया। सामान्य संकोच, अति संकोच, समूह से भय और समूह से अत्यधिक भय। नॉर्मल शाइनेस और एक्सट्रीम शाइनेस, ये दोनों MKK, मैंने पिछले बार जब बात की थी आपसे तो MKK और LKK की चर्चा की थी, थोड़ी सी बात आज फिर करूंगा। नॉर्मल शाइनेस और एक्सट्रीम शाइनेस MKK की वजह से होता है, और सोशल फोबिया और सीवियर सोशल फोबिया LKK की वजह से होता है। एक एक करके बात करते हैं। नॉर्मल शाइनेस MKK की वजह से। नॉर्मल शाइनेस इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव नॉर्मल शाइनेस। नॉर्मल शाइनेस हो तो कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम में से अधिकतर में ये नॉर्मल शाइनेस होती है। कम से कम जो भी काम हम पहली बार कर रहे हैं जीवन में, या अनजान लोगों के सामने कर रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, अंग्रेजी बोलने में संकोच करते हैं, तो कभी कभी हिम्मत करते हैं और बोल जाते हैं। मैंने कहा आज कैसे बोली? अरे सर आज तो चेप दी। तो कभी कभी चेप देते हैं, अपने लोगों के बीच तो चेप देते हैं, अनजान लोगों के बीच संकोच कर जाते हैं। तो व्हाट इज दैट? नॉर्मल शाइनेस, जब भी कोई काम पहली दफा करते हैं, उदाहरण के लिए स्पीच देना है, मैं भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, वेबिनार कर रहा हूं, बोल रहा हूं माइक पर, पहली बार बोल रहा हूं, तो मुझे परेशानी हो, थूक चिपक जाए, जुबान तालू से अट जाए, थोड़ा हल्का फंबलिंग करने लग जाऊं, पर विद इन अ मिनट और 2, 1 या 2 मिनट में अपने आप पर कंट्रोल कर लूं
और फिर जब काम कर लेता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, वाह मैंने कर लिया, आई डिड इट, आई डिड इट, आई डिड इट। मित्रों, मैंने कहीं पढ़ा था लॉर्ड चर्चिल और पंडित नेहरू जैसे वक्ता भी इस बात को कभी न कभी स्वीकार कर चुके हैं कि जब भी वो वक्तव्य देने खड़े होते हैं, जब भी वर्षों के अनुभव के बाद भी, तो पहले कुछ सेकंड उनके आंखों के सामने अंधेरा रहता है, धीरे धीरे वो अपना पर काबू पा लेते हैं। तो दिस इज नॉर्मल शाइनेस, कोई डरने की बात नहीं है। एकदम पहली बार जो काम किया, दिमाग पता नहीं कहां चले गए, सब सोच के आया था बोलूंगा, पता नहीं कहां चली गई सारी बात, लब थर थर आ रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी, पर फाइनली बात कर लेता है। शुरू में घबराता है, हाथों में पसीना आ जाता है, जॉब इंटरव्यू में पांव कांपने लगते हैं, पर पहले 2-3 सवाल के बाद बाकी आधे घंटे तक प्रश्नों का उत्तर बहुत आत्मविश्वास से देते हैं। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल शाइनेस से जरा भी परेशान मत होइए। मैंने पहले भी कहा, इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव नॉर्मल शाइनेस। बल्कि जिनमें नॉर्मल शाइनेस नहीं है, वो शाइलेस नहीं है, वो शेमलेस है। अगर मेरा रिजल्ट आता है और मैं फेल हो गया हूं और मुझसे कोई पूछता क्या रहा रिजल्ट, और मैं कहता हूं कि या पता नहीं, मेहनत तो बहुत की थी पर फेल हो गया, बट आई विल मेक इट श्योर कि मैं अगले साल बहुत अच्छे अंकों से पास हूं, तो मैं नॉर्मल शाइनेस का शिकार हूं। थोड़ी मैंने सांस छोड़ी, थोड़ा अटका, पर फाइनली मैंने स्वीकार किया कि हाँ मैं फेल हुआ हूं, पर मैंने साथ ही एक सकारात्मक सोच दिखाया कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा, तो मैं नॉर्मल शाइनेस में हूं। लेकिन जो बहुत ज्यादा शाइनेस में, एक्सट्रीम शाइनेस में, वो बहाने करेगा। रिजल्ट एक्चुअली क्या है, वो नेट नहीं खुल रहा था, मैं रिजल्ट देख नहीं पाया। और जो शेमलेस है वो तो कहेगा, उससे पूछिए क्या रहा रिजल्ट, कहेगा अगले साल, जल्दी क्या है, जो पढ़ते हम वो भी मर्त्यम, जो ना पढ़ते हम वो भी मर्त्यम, तो दंत किटाकिटम काय को कर्तव्यम। ये शेमलेस है, ये संकोच मुक्त नहीं है, ये निर्लज्ज है, बेशर्म है, नकटे हैं। उससे तो बचना है, इसलिए नॉर्मल शाइनेस अच्छी बात है। ऐसा कहा जाता है कि नई जगह पर नए लोगों के बीच चुप रहना अच्छा है। हो सकता है हमारे चुप रहने से उन नए लोगों को गलतफहमी हो जाए कि हम बेवकूफ हैं। होने दीजिए गलतफहमी, क्योंकि अगर बोले तो उनको पक्का मालूम पड़ जाएगा कि हम बेवकूफ हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो नॉर्मल शाइनेस रादर हेल्प करती है, मदद करती है, चुप रहना ही बेहतर है, इसलिए डरिए मत। लेकिन एक्सट्रीम शाइनेस, सावधान, ये भी एमके के है। मैं कैसे करूं, मैंने कभी किया नहीं, मैंने किया था पर कर नहीं पाया, ये भी एक्सट्रीम शाइनेस इसी एमके के से ही होती है, नॉर्मल शाइनेस। पर नॉर्मल शाइनेस बहुत थोड़ी देर रहती है, फिर हट जाती है। एक्सट्रीम शाइनेस हम पर हावी हो जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, ऐसा लगता है आज ही धड़क रहा है, आज के पहले कभी धड़का ही नहीं, लोग मुझे देख रहे हैं, हर बार लगता है लोग मुझे देख रहे हैं। हम अपने आंखों के कोनों से लोगों को देखते हैं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, हम कॉन्शियस से लोग हमें देख रहे हैं। अगर ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे भाई? लोग जो सोच रहे हैं लोगों को सोचने दीजिए, हम क्यों परवाह करें। लेकिन हम लड़खड़ा जाते हैं वो बोलते हुए, शब्द गायब हो जाते हैं, अपना नाम बताने में संकोच करते हैं, एक वाक्य तक पूरा नहीं बोल पाते हैं। व्हाट इज योर नेम प्रश्न पूछा जाता है और आंसर आता है अरविंद। और ये मैं औपचारिक इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, फॉर्मल इंटरव्यू की, जहां पूरा एक सेंटेंस बोलना चाहिए था, सर माय नेम इज अरविंद भट्ट, दैट इज ओपन एंड रिस्पॉन्स। एक्सट्रीम शाइनेस के लोग क्लोज एंड रिस्पॉन्स देते हैं। आप अरविंद जी हैं, आप अरुण जी हैं, आप जोधपुर से हैं, जयपुर से, हाँ, ये क्लोज एंड रिस्पॉन्सेस देते हैं। ये एक्सट्रीम शाइनेस की शिकार है, इन्हें डर है मैं कुछ बोलूंगा तो गलत नहीं बोल जाऊंगा कहीं, अपने आप पे संदेह करते हैं, संकोच करते हैं। ये खुद कभी कोई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, चाहते हैं ग्रुप इनको अपने अंदर ले लें, पर चाहते हैं लोग वो शुरू करें तो मैं रिस्पॉन्ड करूं, मैं खुद आगे बढ़कर अपना परिचय नहीं दे पाता हूं। ऐसे लोग एक्सट्रीम शाइनेस के शिकार हैं। सोशल फोबिया, LKK, लोग क्या कहेंगे। एक काम अकेले में बहुत अच्छा करता हूं पर लोगों के सामने नहीं कर पाता हूं, ये सोशल फोबिया है। दिस पर्सन डज एनीथिंग टू अवॉइड बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू पीपल।
मैं अपने मित्र के साथ एक पार्टी में गया और वहां मेरे उस मित्र ने पार्टी में अपने कुछ दोस्तों से मुझे मिलाने की कोशिश की और मैं संकोच का शिकार हो गया, पीछे घुस गया, कहीं टॉयलेट में घुस गया, मैं थोड़ी देर में आता हूं यार। मन करता है क्यों मुझे किसी से मिला रहा है, क्यों मुझसे किसी से बात करवा रहा है। मैं इतना लोगों को अवॉइड करना चाहता हूं, तो मैं सोशल फोबिया का शिकार हूं। दिस पर्सन इज ट्रबल इन स्वेलोइंग इन पब्लिक, मेकिंग इट हार्ड टू डाइन आउट। लोग मुझे देख रहे हैं तो खाना छोड़ देगा, खाना खा ही नहीं पाएगा, नहीं मुझे भूख नहीं है, पानी पीता हुआ रुक जाएगा, गिलास टेबल पर रख देगा, लोग मुझे देख रहे हैं, कहीं मुझसे कुछ गलती नहीं हो जाए, पानी मेरे गर्दन में उतरेगा, इसको दिखेगा घुटक, कहीं हंस नहीं दे मेरे ऊपर। लोग 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 एलके का शिकार। और आमतौर पे एलके का शिकार होता है व्यक्ति जब कोई छोटी मोटी असफलता मिल जाती है तो उसे लगता है मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और अनफॉर्चुनेटली उसके आसपास कुछ नकारात्मक लोग हो सकते हैं परिवार में, समाज में, जो उसे ये महसूस कराते हैं मैंने पहले ही कहा था, सुना नहीं ना, हुआ ना तेरे साथ ऐसा, ऐसा ही होगा। अब ऐसा व्यक्ति बेचारा और ज्यादा सोशल फोबिया का शिकार हो जाता है। ही फील्स एंड पीपल अराउंड हिम मेक्स हिम फील। वो खुद भी सोचता है और उसके आसपास के लोग भी जो बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं और एरोगेंट कैरेक्टर के होते हैं उससे उस पर नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, या तुम समझते नहीं हो, तुम कुछ अकल तो है नहीं, तुम कुछ जानते तो हो नहीं, तुम क्या जानते हो, मैं कह रहा हूं ना। ऐसे कहने वाले लोग अपराध कर रहे हैं, सामाजिक अपराध, क्योंकि वो उस व्यक्ति के मन में इस भावना को गहरी करते जा रहे हैं दैट आई डोंट मेक ए गुड इंप्रेशन। ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट आई एम ए सोशल फेल्योर। वह अपने आप को सामाजिक रूप से असफल व्यक्तित्व मान लेता है। ये सोशल फोबिया है। सीवियर सोशल फोबिया भी एलके से होता है। दरअसल एमके और एलके के दोनों मिल जाता है तब सीवियर सोशल फोबिया। और ये आप में से हर कोई कभी ना कभी जिंदगी में सीवियर सोशल फोबिया का शिकार हुआ होगा, मैं कई दफा हुआ। जीवन में छोटी मोटी असफलताएं हो जाती है। जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, किसी डिबेट में फर्स्ट प्राइज नहीं मिला तो चूंकि हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता रहता था, कभी नहीं मिला तो ऐसा लगा जैसे जमीन में गड़ गए हैं, बेइज्जती हो गई। गर्ल्स कॉलेज में डिबेट बोलने गए थे और वहां इनाम नहीं मिला, अरे 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 भट्ट तू तो गया, तू तो गया, तू तो गया। एलके रिजल्ट आने पर, असफल होने पर एक दो दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होगा। अच्छी बात है, ये सबोटेज हुआ था, ये आघात हुआ था। आघात के लिए 2 दिन अपने आप को बफर टाइम दीजिए, लेकिन तुरंत बाहर आइए। अगर हम अपने आप को हमेशा अकेलेपन में डाल देंगे, असफलता के शिकार होकर इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, लोन हो जाएंगे, अकेले रहना पसंद करने लग जाएंगे। द पर्सन इज काम ओनली व्हेन अलोन। ही कैन barely लीव द हाउस। घर से बाहर निकलना ही नहीं, मुझे किसी से मिलना ही नहीं, मुझे किसी के यहाँ जाना ही नहीं, सब लोग मेरी मजाक बनाते हैं, सब लोग मेरे को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मुझ पर टिप्पणियां करते हैं। ये बात जब गहरी जड़ें जमाती हैं तो हम सीवियर सोशल फोबिया के शिकार हो जाते हैं। दिस पर्सन में कॉन्स्टेंटली वरी अदर्स विल एम्बेरस और ह्यूमिलिएट हिम। लोग मुझे हमेशा अपमानित ही करेंगे, ऐसा सोचते हैं जब हम, तो सीवियर सोशल फोबिया के शिकार हो जाते हैं। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि समय मेरे पास सिर्फ 45 मिनट है, तो मुझे बात खत्म करनी, तो उदाहरण और कहानियां कम सुनाऊंगा। दिस पर्सन हैज फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक। लोगों के बीच बैठा हुआ अचानक उठ के चला जाएगा वहां से, किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ इसको, ये भट्ट साहब उठ के क्यों चले गए, हमने कुछ कह दिया क्या इनको, सब आपस में बात करते नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा, तो फिर ये क्यों चले गए। तब मेरा कोई परम मित्र कहेगा भट्ट साहब ऐसे ही हैं, हमने एक एक्स आदमी की बात की थी ना, इनको लगा हम इनकी बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपने आप पे थोप लेता है, लोग किसी एक्स की मजाक बना रहे हैं, किसी एक्स के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, वो सोचता है मेरे बारे में टिप्पणी हो रही है, मेरे बारे में चर्चा हो रही है। He leaves the room rather than continue to converse. ये अच्छा वार्ताकार साबित नहीं होता है, हमेशा अकेले में रहना चाहता है। हाउ टू गेट रिड ऑफ द शाइनेस। भगवान श्री कृष्ण मधुर व्यक्तित्व, संकोच मुक्त व्यक्ति थे। आत्मविश्वास का मतलब ही है संकोच मुक्त कार्य कर पाना, आत्मविश्वास है। टू डू द गिवन टास्क विदाउट हेजिटेशन, विदाउट शाइनेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ टू गेट रिड ऑफ शाइनेस, बहुत सारी टेक्निक है। मैं आज भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हूं, इसलिए एक ही टेक्निक की बात करूंगा, एंड दिस टेक्निक इज रिलैक्सेशन टेक्निक। सौभाग्य से विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, कार्यकर्ता चाहे पदाधिकारी, इस टेक्निक से पूर्णतः परिचित है। हाँ, इसको इस रूप में शायद नहीं जानते हैं, अलग रूप में जानते हैं। एंड दिस इज डीप ब्रीदिंग टेक्निक, गहरी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया।
इसे कहते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी की प्रोग्रामिंग हो गई है, संकोच के शिकार हो गए हैं, इसको बदलना है, संकोच मुक्त होना है, रीप्रोग्रामिंग करना है। हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम करप्ट हो गया है, उसको एंटीवायरस डीबगिंग करना है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिफ्रेगमेंट करना है। उसके लिए मुस्कुराइए और गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़िए। रोजाना कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, रात को सोने के पहले और सुबह उठते ही पहला काम। मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा नहीं कि रात को सोने के बाद और सुबह उठने के पहले करने लग जाएं, ऐसा मत करना। रात को सोने के ठीक पहले अगर ये काम करेंगे तो डीप स्लीप, मेडिटेटिव स्लीप मिलेगी आपको। योग निद्रा जिसे कहते हैं, कभी मौका मिले तो पढ़िए और सुनिए कहीं बात। योग निद्रा, योगी रात को 11 बजे सोकर सुबह 3 बजे उठ जाता है, 4 घंटे सोता है। मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है वो भी ऐसे ही करते हो, मोदी जी भी शायद ऐसे ही करते हो, वो शायद 4-5 घंटे सोते हो, लेकिन मैं संत योगी की बात कर रहा हूं। योगी 4 घंटे सोता है और शेष 20 घंटे चुस्त रहता है, और हम 8 घंटे सोते हैं और शेष 16 घंटे सुस्त रहते हैं, क्योंकि हमको योग निद्रा लेनी नहीं आती, हम डीप स्लीप लेना नहीं जानते हैं। नींद की 4 स्टेज होती है, रैम, रैपिड आई मूवमेंट, फिर ड्रीम स्टेट, फिर डीप स्लीप और फिर वेकिंग स्टेट। तो हमारे 4 हिस्से 2-2 घंटे, 8 घंटे की नींद के 6 घंटे तो बर्बाद कर दिए रैम में, रैपिड आई मूवमेंट में, ड्रीम्स में और वेकिंग स्टेज में। सिर्फ 2 घंटे सोते हैं डीप स्लीप, 8 घंटे में से 2 घंटे सोते हैं, और योगी 4 घंटे में से 4 घंटे सोता है। अगर हम अपनी निद्रा बढ़ा लें, डीप स्लीप बढ़ा लें, डीप ब्रीदिंग करें सोने के पहले और सुबह उठते ही पहला काम करें, ऑफ कोर्स आवश्यक कार्यों से निवृत्त होने के बाद, और मुस्कुराते हुए करें। गंभीर मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, मुस्कुराहट आवश्यक है। फील गुड फैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य शाइनेस से मुक्त होना है। फील गुड फैक्टर, फील गुड हार्मोन्स बनने जरूरी हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी श्वास भीतर लेते हैं, जितना लंबा कर सके, तो हमारी ब्रेन वेव में हरकत होनी शुरू होती है। 4 तरह की ब्रेन वेव्स मानी गई है, बीटा ब्रेन वेव्स, अल्फा ब्रेन वेव्स, थीटा ब्रेन वेव्स, डेल्टा ब्रेन वेव्स, और 5वीं सालों से रिसर्च चल रही है गामा ब्रेन वेव्स। इनकी चर्चा भी नहीं करूंगा मैं। सो बीटा ब्रेन वेव्स, आप देखिए बीटा ब्रेन वेव्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और बहुत छोटी वेवलेंथ है, तरंग की लंबाई बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट हो रहा है थॉट्स का। अल्फा वेव्स थोड़ी तरंग शांत होने लगी, थीटा वेव्स ज्यादा शांत, और डेल्टा वेव्स पूर्णतः शांत। पतंजलि अष्टयोग सूत्र यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 कदम, 6, 7 और 8 कदम है धारणा, ध्यान और समाधि। हम समझने के लिए ये सोच सकते हैं कि बीटा वेव्स जागृत अवस्था है और अल्फा थीटा डेल्टा सुषुप्त अवस्था है और गामा शायद तूरीय अवस्था है। अल्फा थीटा सुषुप्त और डेल्टा समाधि, सॉरी, बीटा जागृत, अल्फा थीटा सुषुप्त, क्योंकि अल्फा स्वप्न अवस्था है और थीटा सुषुप्त अवस्था है, डेल्टा समाधि की अवस्था है, और गामा की अगर बात करें तो वो तूरीय अवस्था है। फिलहाल वापस आते हैं बीटा। जो ही गहरी श्वास प्रश्वास लेना शुरू करते हैं, 8-10 मिनट 5 मिनट के बाद आप रिलैक्स फील करना शुरू करते हैं मुस्कुराते हुए। अल्फा ब्रेन वेव्स, रिलैक्स, दिमाग पर विचारों का बोझ कम होता गया। अब आप थीटा वेव्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप किसी एक विचार पर फोकस करेंगे, और मैंने शब्द उच्चारित किया ओम, तो हमने ओम पर फोकस किया, हम अब थीटा वेव्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज मेडिटेटिव स्टेट। और डेल्टा डीप मेडिटेटिव स्टेट, उसकी शायद मेरे जैसे लोगों के लिए संभावना नहीं है, मैं अल्फा और थीटा के बीच में घूमता रहूं तो ही बेहतर है। और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप 10 मिनट से आगे धीमे धीमे बढ़ाएंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो आप बहुत जल्दी 15, 20, 25 दिन में थीटा वेव्स को टच करना शुरू कर देंगे। ईईजी मॉनिटर द्वारा इन वेव्स को नापा गया है, रिसर्च करके बताया गया है कि हाँ, डीप ब्रीदिंग जो कि ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है, हमको ध्यान की तरफ ले जाती है और डेल्टा वेव्स तक ले जाती है। इस रिलैक्सेशन टेक्निक या इस मेडिटेटिव
टेक्निक से क्या होता है, फील गुड हार्मोन्स। मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर के ज्यादा संपर्क में नहीं हूं, इसलिए नहीं जानता उनके नाम, पर शायद ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन या सेरोटोनिन या कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं, जो फील गुड हार्मोन होते हैं। हम जब गहरी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया करते हैं तो ये हार्मोन ज्यादा बनते हैं शरीर में, और जब ये हार्मोन ज्यादा बनते हैं तो एक्सोथर्मिक बायोकेमिकल रिएक्शन ज्यादा होते हैं, हीट ज्यादा, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा बनते हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है। और मारवाड़ी में कहते हैं मत तो ठंडो है, कूल डूड। तो अगर आप कूल और डूड बनना चाहते हैं तो डीप ब्रीदिंग कीजिए। भगवान श्री कृष्ण इन सब बातों के अधिकारी थे। कैसे? अब अगले 5 मिनट इनकी चर्चा करूंगा। उनकी स्तुति में मधुराष्टकम पढ़ा जाता है। मधुराष्टकम तो बहुत बड़ा है, मैंने उसमें तो कुछ विशेषण चुने हैं। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम गमनम मधुरम वचनम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम चरितम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम शमितम मधुरम दमितम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम गोपी मधुरा गोपा मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। क्या है मधुराष्टकम? ये 7 विशेषण जो सबसे पहले मैंने लिए हैं, दे डेपिक्ट द एक्सटर्नल जेनेटिक एंड एक्वायर्ड पर्सनैलिटी। पहले मैंने कहा था बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व। अब चाहे बाह्य व्यक्तित्व हो चाहे आंतरिक व्यक्तित्व हो, दोनों ही आयाम अनुवांशिक भी हो सकते हैं और वातावरण जनित भी हो सकते हैं। बोथ माई एक्सटर्नल एंड इंटरनल पर्सनैलिटी कुड बी जेनेटिक एंड एक्वायर्ड एज वेल। इसी तरह कैसे मेरे एक्सटर्नल पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में कहे गए अधरम मधुरम नयनम मधुरम। अधर मधुर है और नयन मधुर है। अब देखिए उस व्यक्ति के अधर और नयन मधुर कहे जा रहे हैं जो श्याम वर्णीय है। आदिकाल से नाटकों में, साहित्य में गौर वर्ण को नायक और नायिका बनाया गया है, ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है, गोरी चमड़ी को महत्व दे दिया गया है। लेकिन हमारे शास्त्र निर्माता कितने चतुर थे, मधुराष्टकम में कितने विद्वान थे। श्याम वर्णी कृष्ण को, गौरवर्णी राम को नहीं, श्याम वर्णी कृष्ण को कहा है मधुर व्यक्तित्व। उनके अधर मधुर, उनके नयन मधुर। एंड दिस इज जेनेटिक एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। हसितम मधुरम, मुस्कुराहट। कृष्ण ही नहीं, किसी भी ईश्वर, किसी भी देवता, किसी भी धर्म के तीर्थंकर की मूर्तियां देख लीजिए आप, सब बुद्ध की मूर्ति देख लीजिए आप, सबके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान, छोटी सी सौम्य मुस्कान। हसितम मधुरम, सौम्य मुस्कान इज मधुर। वलितम मधुरम, द पोस्चर इज प्लीजिंग। ईश्वर और देवता की मूर्तियां देखिए, चाहे खड़े हैं चाहे बैठे हैं, सीधी कमर से बैठे हैं खड़े हैं, चाहे लेटे हैं पाताल लोक में विष्णु अर्ध शवासन में हाथ पे सर अपनी गर्दन रखकर, तो भी सीधी कमर से। और आप और हम जो सोते हैं रात को लाइट्स ऑफ करने के बाद खुद को देखिए, सिकुड़ के बैठ जाते हैं जैसे मां के गर्भ में पहुंच गए। हमको खुलकर सोना भी नहीं आता, अपने फेफड़ों को पूरी श्वास लेने का मौका नहीं देते सोते समय हम। वलितम मधुरम, खड़े होने और बैठने की बात तो बाद में आएगी, पहले सोना तो सीखें सीधे। वसनम मधुरम, वस्त्र मधुर। इसका मतलब ये नहीं कि जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं कल से वो अपने अपने समाज में पीतांबर और मोर मुकुट धारण करके चले जाएं। वसनम मधुरम, वस्त्र मधुर का मतलब है काल, देश और परिस्थिति के अनुकूल और अनुरूप परिवेश। अगर युद्ध क्षेत्र में है तो गणवेश, और रासलीला कर रहे हैं तो पीतांबर और मोर मुकुट और वैजंती माल। दैट इज वलितम मधुरम, वसनम मधुरम। गमनम मधुरम, द चाल, वॉक इज प्लीजिंग। नौजवान चलता है, दुख होता है, घुटने टकरा रहे हैं, लकड़ियां खाओ तो चाले, हर्म नहीं आवे। गमनम मधुरम, द वॉक इज प्लीजिंग। जैसे वन में सिंह चलता है, वन राज, वो चाल है। गमनम मधुरम, आत्मविश्वास से भरपूर। वचनम मधुरम, जब बोले मधुर शब्द बोले। कम्युनिकेशन इज प्लीजिंग, वचनम मधुरम। एक्सटर्नल जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल पर्सनैलिटी ट्रेट्स। Now internal genetic and acquired personality trait. Vadanam madhuram, सोच, philosophy, attitude. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म का रास होगा तब तब मैं धरा पर आऊंगा धर्म की रक्षा।
ये सोच, ये एटीट्यूड। हृदयम मधुरम, काइंड हार्टेड। चरितम मधुरम, मैन ऑफ कैरेक्टर। मैंने अभी कहा फिलॉसफी ऑफ कृष्ण। क्या फिलॉसफी? अहंकार शून्य व्यक्ति। गोकुल में रहते नंद बाबा के बालक थे, राज करते गोकुल पर, लेकिन गोकुल छोड़ दिया। मथुरा आए, कंस का वध किया, खुद मथुरा के राजा बन सकते थे, पर उग्रसेन जी को संभला दिया। वहां से भागे, द्वारिका गए, अपने माथे पर 3000 साल से कलंक लिए घूम रहे हैं कृष्ण। रण छोड़, किस लिए? क्योंकि जानते थे कि जरासंध ने मथुरा पे घेरा डाला हुआ है, वो सिर्फ मुझे और दाऊ भैया को मारना चाहता है, लेकिन हम दो की वजह से पूरे मथुरा को तहस नहस कर देगा। अच्छा है कि हम यहां से भाग जाएं। हम जब यहां होंगे ही नहीं तो मथुरा वासियों पे कोई आक्रमण नहीं करेगा, हमारा पीछा करेगा। एक बार ले जाऊंगा बाहर, वहां मैं निपट लूंगा उससे। दैट इज फिलोसॉफी, एटीट्यूड। द्वारिका बसाई तो भी युवराज पद नहीं लिया। युवराज पद पद दाऊ के लिए रखा, खुद ने नहीं लिया। अपने पिता को राजा पद दिया, खुद ने कभी राज मुकुट रखा ही नहीं, मोर मुकुट रखा। कुरुक्षेत्र में सारा युद्ध उनके इंगित पर हुआ, उनके निर्देश पर हुआ, पर सारा श्रेय अर्जुन और उसके पांडु भाइयों को दिया, खुद ने कभी श्रेय नहीं लिया। खुद मात्र सारथी बनकर बैठे रहे। द हम्बल रोल ही प्लेड, दैट इज हिज सोच, हिज फिलॉसफी, हिज एटीट्यूड, हिज काइंड हार्टेडनेस। शिशुपाल उन्हें गालियां दे रहे हैं, पर कह रहे रुक जा शिशुपाल, ठहर जा शिशुपाल, मान जा शिशुपाल। तेरी मां को वचन दिया है 100 अपशब्द सहन करूंगा, उसके बाद चक्कर चला दूंगा। जीवन भर चक्कर चलाते रहे कृष्ण भगवान, और शिशुपाल ने जो ही 100 गालियां पूरी की, गला काट दिया। लेकिन काइंड हार्टेड उसे भी वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, रुक जा, मान जा। चरितम मधुरम। 16,000 कन्याओं को राजा, शायद भस्मासुर नाम था, उसके कारागार से जब उन्होंने स्वतंत्र कराया, वो विलाप करने लगी कि समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम इस राजा के कारागार में रह गई हैं, हम क्या वारांगनाएं बनेंगी, हमको कौन स्वीकार करेगा? तो कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, जाओ इन 16,000 कन्याओं को मंगलसूत्र दे दो, आज से ये मेरी गोपियां, मेरी पत्नियां हैं। इनका योग क्षेम वहाम्यहम, इनकी ग्रोथ और इनकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कोष से इनका पालन लालन होगा, कोई इन पर लांछन नहीं लगाएगा। ये कृष्ण पत्नियां हैं, करेक्ट। बिना उनको जाने, बिना उनसे मिले, बिना उनको देखे, उनको स्वीकार किया और उनकी जिम्मेदारी स्वीकार की। चरितम मधुरम, गीतम मधुरम। क्या बजाते, क्या गाते थे? बांसुरी, द हम्बलेस्ट इंस्ट्रूमेंट। पीतम मधुरम, क्या पीते थे? उन्हीं के भाई दाऊ बलराम सोमरस पीते थे। प्रसंग आता है, द्वारिका के तट पर यवनों के देश से तेज सोमरस के पात्र आए थे दाऊ के लिए, और कृष्ण पीते थे गौ रस, दूध। भुक्तम मधुरम, भोजन योग्य भोजन करते थे, जो खाने लायक वही खाते थे। क्या खाते थे? दुग्धम, दुग्ध पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। सुक्तम मधुरम, सोने की शैली मधुर, सीधे शवासन। शमितम मधुरम, दमितम मधुरम, जिसकी आलोचना की उसका भला किया, जिसका नाश किया उसको मोक्ष दे दिया। नारायण ने हिरण्याक्ष को मारा, मोक्ष। हिरण्यकश्यप को माना, मोक्ष। वापस बन गए जाके बैकुंठ में, जय और विजय, वापस द्वारपाल बन गए। कंस को मारा, रावण को मारा, सबको मोक्ष मिला। दमितम मधुरम, शमितम मधुरम। हम आलोचना करते हैं लोगों की इसलिए कि अपने आप को लोगों से बेहतर साबित कर सके। आलोचना की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो सकारात्मक आलोचना है। दैट इज शमितम दमितम मधुरम। दृष्टम मधुरम, आई कॉन्टेक्ट प्लीजिंग। ईश्वर हमें देखे, कौन नहीं चाहता है? अगर हम किसी और को देखें 5 मिनट लगातार, तो शायद अगला व्यक्ति कहेगा, ए दिमाग खराब है, कहीं मुंडो उठी न कर, दूल्हा उल्टा आतो लापो, गुरु गुरु ने कहीं देखे। वी डोंट हैव प्लीजिंग लुक्स। कृष्ण हैड प्लीजिंग लुक। आसमां पे खुदा और जमीन पे हम, आजकल देखता है कुछ कम। हर कोई चाहता है ईश्वर की दृष्टि हम पर हो, अल्लाह की नजर इनायत हम पर हो, नारायण हमको देखे, कौन नहीं चाहता है? दृष्टम मधुरम, प्लीजिंग आई कॉन्टैक्ट। ये बॉडी लैंग्वेज में आता है, कभी डिटेल में बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज पर, तो बताऊंगा मधुर दृष्टि कैसे होती है। शिष्टम मधुरम, मैन ऑफ एटिकेट। कितने विनम्र व्यक्ति थे। गांधारी ने जब अपने आखिरी पुत्र दुर्योधन के शव को टटोला और पाया कि आज वो पूर्णतः संतानहीना हो गई है, तो चीत्कार करके, चिल्लाकर श्राप दे बैठी कृष्ण को, हरे कृष्ण प्रभु है या परात्पर, मरेगा तू पशुवत। आप सब जानते हैं कृष्ण की मृत्यु एक पशु की तरह हुई थी, किसी तीरंदाज के तीर, जरा के तीर से हुई थी।
ये शाप था गांधारी का। देखिए गांधारी ने शाप दिया, पर शिष्टम मधुरम, कितना शिष्टाचार कृष्ण में। नम्र होकर हाथ जोड़कर बोले, माता, जो महिला श्राप दे रही उसे संबोधन कर रहे हैं माता, प्रभु हूं या परात्पर, पुत्र हूं तुम्हारा, संतानहीना कहां हुई तुम, मैं हूं ना। फिर से कहा, योग क्षेम वहाम्यम, आज से आपकी सुरक्षा और आपकी वृद्धि मेरा दायित्व है, शाप तुम्हारा है, स्वीकार कीजिए। और गांधारी विलाप करती है, जोर से रोती है, ये तूने क्या किया कृष्ण, मैं तो पुत्र मोह में हो गई विक्षिप्त, तो तुझे श्राप दे बैठी, पर तू तो है प्रभु, कर सकता था मेरा श्राप अस्वीकार, तूने क्यों किया ऐसे स्वीकार। और कृष्ण की हम्बलनेस देखिए, पोलाइटनेस देखिए, माता, इस धर्म युद्ध में जितना धर्म हुआ है मेरे निर्देश और मेरे संकेत पर हुआ है, तो मुझे दंड तो भोगना ही था। इस धरा में किसी में सामर्थ्य ही नहीं है कि मुझे दंड दे सके, तो मैंने यह अवसर पैदा किया, यह अवसर मेरे ही संकल्प से पैदा हुआ, और मैंने तुझे क्रोधित किया, आवेशित किया, क्योंकि तू सती सावित्री है, और तू यदि श्राप देगी अपने पुण्य संचित करके तो श्राप फलित होगा और मैं दंडित होऊंगा। मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं, किया है यदि अपराध तो दंड तो भोगना पड़ेगा, प्रभु हो या परात्पर। आर्ट ऑफ कन्फेशन, प्लीजिंग पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी बात, आर्ट ऑफ कन्फेशन, अपने दोष अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस होता है मधुर व्यक्तित्व में। और नौजवान लोगों के लिए आखिरी बात, गोपी मधुरा गोपा मधुरम, उनकी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स भी प्लीजिंग थे। दरअसल ये गलत परिभाषा है। यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स, यू हैव फ्रेंड्स। Some of them are girls and some of them happen to be boys. आपकी महिला मित्र और पुरुष मित्र नहीं होते, मित्र होते हैं। उनमें से कुछ महिलाएं हो सकती हैं, कुछ पुरुष हो सकते हैं। कृष्ण के जीवन में साष्टांग हमको उदाहरण मिलता है, गोपियां और गोप सब मधुर थे। ऐसा व्यक्ति ही मधुराधिपतेर अखिल मधुर हो सकता है, संपूर्ण व्यक्तित्व मधुर हो सकता है। मित्रों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, मेरे साथ साथ आपको भी ये बल दे, इतना सक्षम बनाए, समर्थ बनाए कि आप और हम सब स्वयं मधुर व्यक्तित्व बने, समाज में लोगों को मधुर व्यक्तित्व बनाने के लिए सहयोग करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। थैंक यू फ्रेंड्स। Over to Vishwa Devi. Welcome questions, interrogations, comments. धन्यवाद अरविंद जी। अपना थोड़ा समय है ऊपर हो गया, इसकी वजह से हम प्रश्न उत्तर नहीं ले पा रहे हैं आज। तो जी मेहुल भैया बोलिए। सब अपना एक बार कैमरा ओपन कर लीजिए ताकि हम एक फोटो सेशन हो जाए। मुस्कुरा लीजिए, संकोच मत कीजिए। जी डन। जी शांति मंत्र के लिए पुष्पलता दीदी। सभी अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे, ध्यान केंद्रित करते हुए, आंखें बंद। लता दीदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। एक-एक धन्यवाद। सभी को प्रणाम।